हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्राजीएस स्टडी पॉइंट में। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौर्य साम्राज्य के जो महान जो शासक हुए अशोक के ऊपर। तो जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो बताया था चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना की थी और ये उन्होंने जो नंद वंश के जो राजा थे, नंद वंश के जो राजा हुए गणानंद, उनको हराकर इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसके बाद जो चंद्रगुप्त के बाद हुए बिंदुसार, और बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए थे अशोक। जो बिंदुसार थे, बिंदुसार की 16 रानियां थी और 101 पुत्र हुए, जिनमें जो अशोक था वो सर्वाधिक तेजवान था। और अशोक का एक ही सगा भाई था जिसका नाम था विक्ताशोक। विक्ताशोक जो अशोक थे, अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी, और ये 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और राजगद्दी पर बैठने के समय जो अशोक था वो अवंती का राज्यपाल था। और जो अशोक की माता थी उनका नाम था सुबंध्रांगी। जो मास्की और गुर्जर अभिलेखों में जो अशोक का नाम मिलता है वो अशोक ही मिलता है। मास्की और गुर्जर अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और पुराणों की बात करें तो पुराणों में जो अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। और जो अशोक का जो सिंहासन रोहण हुआ था वो हुआ था 273 ईस्वी पूर्व, लेकिन जो इसका राज्य अभिषेक हुआ उस सिंहासन रोहण के 4 वर्ष पश्चात 269 ईस्वी में हुआ था। जो अशोक था, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तूसली पर अधिकार कर लिया। जो कलिंग युद्ध हुआ था ये हुआ था अशोक और राजा अनंत के बीच 262 ईसा पूर्व में। 262 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और जो ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध में बहुत खून खराबा हुआ था, जिसमें जो अशोक था वो विजयी हुआ और कलिंग को मौर्य साम्राज्य में इसके बाद मिला लिया गया। जो वर्तमान में कलिंग है ये उड़ीसा में है। और इस युद्ध के परिणाम जो हुए थे वो बहुत विनाशकारी हुए। इसमें बहुत रक्तपात हुआ था। और इसके बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया। जो कलिंग युद्ध हुआ इसमें बहुत से लोग मारे गए थे। और यहाँ पर हुआ जो रक्तपात हुआ था उसको देखकर अशोक पूरी तरह बदल गया। ये मौर्य एम्पायर है, ये इतना फैला हुआ था पूरा, ये पूरा मौर्य एम्पायर था अशोक के समय में। इसके बाद जो कलिंग विजय के बाद जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, मैंने आपको बता चुका हूँ। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो अपने जो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। और जो अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली वो ली बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से। और जो अशोक ने जो आजीवन संप्रदाय को रहने हेतु जो बराबर की पहाड़ों में उसने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, और जिनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व खोपड़ी। जो आजीवन संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे माखलीपुत्र गोशाल। और जो आजीवकों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अशोक के 7वें स्तंभ लेख से आजीवकों का उल्लेख मिलता है। और ये बात करें जो भारत में जो शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन हुआ था वो ये अशोक ने किया था। जो अशोक के शिलालेख हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग उनमें हुआ है। जो बौद्ध लिपियां हैं उनके अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने किया था। जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें ग्रीक अरमाइक लिपि का जो अभिलेख मिलता है वो मिलता है अफगानिस्तान से। और जो खरोष्टी लिपि का अभिलेख मिलता है वो मिलता है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। और जो शेष ब्राह्मी लिपि का जो अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं भारत से। जो खरोष्टी लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर। इसके बाद बात करेंगे अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यह है शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख।
तो जो अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले किसने की थी? फैन टेलर ने 1750 ईस्वी में फैन टेलर ने की थी। और जो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। और ये पढ़ा था दिल्ली टोपरा, जो उनका जो स्तंभ लेख था दिल्ली टोपरा वाला, उसको जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। इसके बाद बात करेंगे अशोक के प्रमुख शिलालेख की। तो जो अशोक का जो प्रथम शिलालेख है, पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा। जो दूसरा शिलालेख है, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। और जो ये दूसरा शिलालेख है, इसे कालसी शिलालेख, जो कालसी शिलालेख है ये इसका दूसरा शिलालेख है। और जो कालसी शिलालेख में लिखा गया है, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों से की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। इसके बाद तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद जो चौथा शिलालेख है, इस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। इसके बाद जो पांचवा शिलालेख है, इस शिलालेख में धर्म महामात्रा की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। और जो छठा शिलालेख है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसके बाद सातवां और जो आठवां शिलालेख है, इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। और जो नौवां शिलालेख है, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। जो 10वां शिलालेख है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। जो 11वां शिलालेख है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। जो 12वां शिलालेख है, इसमें स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात कही गई। जो 13वां शिलालेख है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। और इसी में जो पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन किया गया है। जो 13वां शिलालेख है, यह सबसे लंबा शिलालेख है। जो 14वां शिलालेख है, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। इसके बाद बात करेंगे, जो ये शिलालेख है, ये है देहरादून में जो कालसी शिलालेख पढ़ते हैं, कालसी शिलालेख। इसमें जो दूसरा शिलालेख है, जिसमें अशोक ने पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा व्यवस्था की बात कही है, इसमें कही है। इसके बाद अगला है, जो अशोक के जो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। और जो स्तंभ लेख लिखे गए हैं उसके वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो जो स्तंभ लेख हैं ये हैं, ये देख सकते हैं आप स्तंभ लेख, ये है ब्राह्मी लिपि। तो जो पहला स्तंभ लेख है, ये है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, यह जो प्रयाग स्तंभ लेख है, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित कराया। बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया। इसके बाद जो बात करेंगे हम दिल्ली टोपरा, जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, यह स्तंभ लेख जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। जो दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख है, पहले मेरठ में स्थित था, इसके बाद फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। इसके बाद जो है रामपुरवा शिलालेख, जो रामपुरवा शिलालेख है, ये चंपारण में स्थित है। और इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। इसके बाद लौरिया अरेराज, तो जो ये स्तंभ लेख है, ये चंपारण में स्थित है। इसके बाद जो है लोरिया नंदनगढ़, तो चंपारण में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। लोरिया नंदनगढ़ पे मोर का चित्र बना है और ये चंपारण में स्थित है। जो कौशाम्बी अभिलेख है, उसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। और जो अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभ लेख है, वो है रूमी देई। तो जो रूमी देई है, इसे लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की इसमें घोषणा की गई है। रूमी देई में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा
रुम्मी देई में की गई है। इसका सबसे छोटा जो स्तंभ लेख है रुम्मी देई। अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा है, और जो प्रथम पृथक अभिलेख में यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये घोषणा किसमें की गई है? प्रथम पृथक अभिलेख में यह घोषणा की गई है। इसके बाद आता है मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन। जो मौर्य काल था उसमें केंद्रीय प्रशासन कैसा था? तो बात करेंगे साम्राज्य की, इनके साम्राज्य की। तो मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी, जो इनकी जब वो नियुक्ति की जाती थी तो पहले इनके चरित्र को परखा जाता था, मुख्यमंत्री और पुरोहित को। इसके बाद जो सम्राट होता था तो सम्राट की सहायता से मंत्री परिषद होती थी, और प्रांतों की संख्या थी वो 5 थी, और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और प्रांतों के जो प्रशासक होते थे वो होते थे कुमार या आर्यपुत्र, या वो राष्ट्रिक कहलाते थे। इसके बाद बात करेंगे उनके प्रशासन की। जो प्रशासन था उसकी सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, और जिसका जो मुखिया होता था वो ग्रामी कहलाता था, और प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। जो कौटिल्य थे उनके सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। सप्तांग सिद्धांत पर जो राजा था उनका जो राज होता था वो वंशानुगत होता था। जो मौर्यकालीन जो गुप्तचर व्यवस्था थी, तो जो मौर्यकालीन जो गुप्तचर व्यवस्था थी इसमें जनता के विचारों, इच्छाओं, राजा के विरोधियों, विद्रोहियों, इन सभी के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचर व्यवस्था बनाई गई थी। जो संस्था थी तो ये क्या थी कि जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी का कार्य करते थे वो संस्था कहलाती थी, और जो संरचना होती थी तो वो राज्य में भ्रमण करते हुए गुप्तचर का कार्य करते थे, इस संरचना कहते थे। और जो संस्था थी वो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी का कार्य करते थे। इसके बाद बात आती है न्याय व्यवस्था की। तो मौर्य प्रशासन में सबसे बड़ा न्यायालय राज्य का केंद्रीय न्यायालय होता था। जो ग्राम न्यायालय में जो ग्राम वृत्त परिषद की सहायता से, जो ग्राम न्यायालय होता था उसमें ग्राम वृत्त परिषद की सहायता से न्याय होता था। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष तक 25 बार वृत्त कैदियों को रिहा किया था। इसके बाद बात आती है राजस्व व्यवस्था की। तो मौर्यों में जो वित्तीय वर्ष होता था आषाढ़ से ज्येष्ठ होता था। तो जो पहला इसका भाग, तो भाग जो किसान स्वतंत्र रूप से खेती करते थे और उनसे भूमि कर लिया जाता था। इसके बाद बात करेंगे बिक्री कर की। तो जो इनका बिक्री कर था ये था नगद कर, हिरण्य कर, उदक कर और सिंचाई कर पे। नगर प्रशासन थी जो मौर्यकालीन नगर प्रशासन की सर्वाधिक जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें इंडिका से। और बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था की। तो जो सामाजिक समाज था वो 4 वर्णों का इसमें उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। जो मैगस्थनीज है उसके उन्होंने 4 वर्णों का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसे आर्थिक आधार पर समाज को 7 वर्णों में बांटा है। तो इन्होंने जो 7 वर्णों में बांटा था दार्शनिक। जो दार्शनिक होते थे वो होते थे पुजारी, भिक्षु और विद्वान। जो कृषक होते थे इनकी संख्या सर्वाधिक थी और इनको 7 वर्गों में बांटा गया था। इसके बाद आता है पशुपालक। तो पशुपालक वे कहलाते थे जो पशुपालन कार्य करते थे। और व्यापार, इसके बाद व्यापारी शिल्पी। तो जो व्यापारी शिल्पी जो वे कहलाते थे जो अधिकांश नगरों में निवास करते थे। उसके बाद सैनिक।
तो किसानों के बाद जो सैनिक थे वो सर्वाधिक मात्रा में थे सैनिक। इसके बाद आता है निरीक्षक। तो जो निरीक्षक थे वो समाज में जो व्यवस्था थी उसको देखना और उनका निरीक्षण करना, ये निरीक्षक का कार्य था। जो मंत्री होते थे इनके अंतर्गत जो शासन वर्ग आता था, इनके अंतर्गत आता था मंत्री के अंतर्गत। जो मौर्य काल था उसमें दास प्रथा प्रचलित थी। और बात करेंगे स्त्रियों की दशा। तो मौर्य काल में स्त्रियों की दशा, तो जो स्त्रियों की दशा थी उसमें पहले की अपेक्षा गिरावट आई थी। जो उस समय समाज में 8 प्रकार के विवाह होते थे और विधवा विवाह, पुनर्वन विवाह प्रचलित था। जो पुनर्विवाह करने वाली औरतें होती थीं उन्हें पुनर्भू कहा जाता था। इसके बाद जो अगला है यह है आर्थिक जीवन। तो जो आर्थिक जीवन था, जो कृषक होते थे वो स्वतंत्र रूप से कृषि करते थे। तो जो अर्थशास्त्र के अनुसार वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती थी। जो पहली थी इसका नाम था हेमन, जिसमें रबी की फसल शामिल थी। दूसरा था ग्रैसमिक, इसमें खरीफ की फसल। और जो तीसरा था वो था केदार, जिसमें जायद की फसल। इसके बाद जो व्यापार की बात करेंगे, तो जो इस काल में जो व्यापार होता था वो जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था, जल और स्थल से। इसके बाद जो उद्योग थे, तो मौर्य काल में अनेक उद्योग थे। जो इनका प्रमुख उद्योग था वो था वस्त्राद्योग। इसके बाद आती है मुद्रा। मौर्य काल में जो मुद्रा थी सोना, चांदी और ताम्र की बनाई जाती थी। जो मौर्य काल की सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्रा थी वो थी चांदी की सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्रा। असली और जो नकली सिक्कों की जांच के लिए जो अधिकारी होता था उसे कहा जाता था रूप दर्शक, और इसकी नियुक्ति की जाती थी। उसके लिए रूप दर्शक की नियुक्ति ये करता था असली और नकली सिक्कों की जांच। इसके बाद नेक्स्ट आता है मौर्य कला। तो ये मौर्य कला देख सकते हैं आप, ये फोटो देख लीजिए। तो जो मैगस्थनीज था उसके अनुसार जो पाटलिपुत्र था वो सबसे बड़ा नगर था। यहाँ गंगा और सोन नदियों का संगम स्थित था। इसके बाद अगला आता है गुफाएं। तो जो बराबर की गुफाओं में ये है बराबर की गुफाएं, फोटो में देख सकते हैं आप बराबर की गुफाएं। तो जो बराबर की गुफाओं में 4 गुफाओं का निर्माण किया गया था और जो आजीवक संप्रदाय के जो साधु होते थे तो उनको अशोक ने दान में ये गुफाएं दी थी। इसके बाद जो स्तूप मिले हैं, तो स्तूप ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो स्तूप हैं इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया है और अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, जिसमें 2 स्तूप शेष बचे हैं, 2 स्तूप बचे हैं। पहला है सांची का स्तूप, यह है सांची का स्तूप। जो सांची का स्तूप है ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची गांव में स्थित है। और एक क्वेश्चन अब बनता है यहाँ से, जो 200 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, तो ये हो जाएगा सांची का स्तूप। इसके बाद दूसरा है यह है सारनाथ का स्तूप। इस स्तूप से बुद्ध से जुड़ी निशानियां हैं। इसके बाद आता है स्तंभ। तो जो ये स्तंभ है अशोक ने अपने स्तंभों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया है। जो लाल बलुआ पत्थर था उसे चुनार और मथुरा की पहाड़ियों से लाया गया था। और जो ये स्तंभ है इसमें 4 पशुओं को चलते हुए दिखाई देते हैं।
इनमें से हैं हाथी, एक हाथी हो गया, वृषभ हो गया, और सिंह हो गया, और अश्व हो गया। और इन 4 पशुओं के नीचे 24 तिलियों वाला चक्र है, 24 तिलियों वाला चक्र है। इसके बाद जो मूर्ति कला की बात करेंगे, तो जो मौर्यकालीन मूर्ति कला है, तो जो पतंजलि थे उन्होंने जो महाभाष्य लिखी है उसमें लिखा है कि जो मौर्य शासक थे वो शिव और स्कंद की मूर्तियां बनाकर बेचते थे। जो परखम से यक्ष की मूर्तियां प्राप्त हुई है जिसका सिर टूटा हुआ था। और पटना, मथुरा, गाजीपुर, इन स्थानों से जो उत्खनन हुए हैं उससे भी मूर्तियां प्राप्त हुई है। इसके बाद जो बात करेंगे मृद भांड, तो जो मृद भांड मिले हैं इसमें गाढ़े काले रंग का मृद भांड मिले हैं, गाढ़े काले रंग के मृद भांड मिले हैं। जो अशोक था उसके दरबार में यूनानी राजदूत डायनोसिस आया था, डायनोसिस जो विद्वान कहते हैं, अनेक विद्वानों ने जो मौर्य काल को कहा है इसे कहा है अंधकार का युग कहा है। और जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का दोनों का एक साथ नाम मिलता है। अशोक ने इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में एक ही पुत्र तीवर का उल्लेख भारत के पश्चिमी तट पर जो मौर्यकालीन बंदरगाह थे वो थे 1915 में मास्की लघु शिलालेख में अशोक का पहली नाम बार पढ़ा जो गया। लेख सिक्के प्राप्त हुए हैं वो हैं मौर्योत्तर काल से। जो अशोक थे, अशोक के बाद जो मौर्य वंश का जो अंतिम जो शासक हुए थे वो हुए थे बृहद्रथ। जो बृहद्रथ थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी था और इनकी हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई। और यहाँ पर एक नए वंश की, इसके बाद यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना हो जाती है जिसे शुंग वंश कहा जाता है, शुंग वंश। और जो ये शुंग वंश के संस्थापक होते हैं बाद में ये होते हैं पुष्यमित्र शुंग। आज की वीडियो में इतना ही था। तो जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हिस्ट्री की उसमें बताया जाएगा आपको शुंग वंश।